हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट और एंजियोस्पर्म। ठीक है ना। तो बेसिकली हमने लास्ट टाइम पे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन मिलके क्या बनाते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। और जो मेल गैमेट एक्सेल के साथ फ्यूज होती है वो जाइगोट का निर्माण करती है, और जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो मेल गैमेटाइड फ्यूज होता है वो किसका निर्माण करता है, एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। ठीक है ना। तो आज हम बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को पढ़ेंगे और डाइकॉट एम्ब्रियो के बारे में आज हम समझेंगे। ठीक है ना। देखते हैं। Embryo develops at the micropylar end of the embryo sac where the zygote is situated। ठीक है ना। एम्ब्रियो कहाँ डेवलप होगा, जाहिर सी बात है जाइगोट जहाँ पे सिचुएटेड होगा। और जाइगोट कहाँ पे सिचुएटेड होगा, जाइगोट सिचुएटेड होता है माइक्रोपाइलर एंड पे। ये चीज याद रखिएगा, पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। ठीक है ना। तो जाइगोट कहाँ पर सिचुएटेड होता है, माइक्रोपाइलर एंड पे, और किसमें, एम्ब्रियो सेक के अंदर। तो जाहिर सी बात है जाइगोट ही आगे जाके डिवाइड होके एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो जेनेसिस होके क्या बनता है, पूरा प्लांट बन जाता है। ठीक है ना। तो ये कहाँ पर होता है, माइक्रोपाइलर एंड पे। ठीक है ना। आगे देखते हैं। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। जो ज्यादातर जाइगोट होते हैं उनका निर्माण कब होता है, जब कुछ अमाउंट में जो एंडोस्पर्म है वो फॉर्म हो चुका है। ठीक है ना। कुछ अमाउंट में एंडोस्पर्म जब फॉर्म हो चुका होता है तब जाइगोट का डिवीजन शुरू होता है। मतलब जाइगोट का जो आगे का डिवीजन है, एम्ब्रियोजनी है, वो स्टार्ट होती है। This is an adaptation to provide assured nutrition to the developing embryo। तो ये क्या है, ये एक टाइप की एडाप्टिव स्ट्रेटजी है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे। ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है कि जो एम्ब्रियो है उसमें क्या है, उस डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस हो रही है, न्यू न्यू ऑर्गन्स बन रहे हैं। मतलब तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी उस टाइम पे ग्रोथ करने के लिए, न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। और न्यूट्रिशन उसको कहाँ से मिलेगा, न्यूट्रिशन उसको मिलेगा भ्रूणपोष आई मीन एंडोस्पर्म से। इसको हम क्या बोलते हैं, भ्रूणपोष भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है ना। और एम्ब्रियो को हिंदी में क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। ठीक है ना। तो जाइगोट डिवाइड होना, डेवलप होना कब शुरू हो रहा है, जब कुछ अमाउंट में एंडोस्पर्म फॉर्म हो चुका होता है। क्यों, क्योंकि एंडोस्पर्म क्या करता है, डेवलपिंग जाइगोट के लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। अब जाहिर सी बात है, एक चीज समझिए, सोचिए कि अगर एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू हो गया, जाइगोट डिवाइड होना शुरू हो गया, और वहां पे एंडोस्पर्म नहीं है, तो क्या होगा, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं उसकी जो डेवलपमेंट पे है इफेक्ट आएगा। ठीक है ना। तो इसीलिए न्यूट्रिशन निश्चित तौर पे मिले एक डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, तो वो क्या करता है, एंडोस्पर्म पहले कुछ अमाउंट में फॉर्म हो जाएगा, फिर एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। हम्म Though the seed differ greatly, the early stage of embryo development are similar in both monocot and dicotyledons। ठीक है ना। मतलब जो सीड हैं मोनोकॉट और डाइकॉट में अलग अलग होने के बावजूद क्या होता है, जो शुरुआत की स्टेजेस होती हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, मोनोकॉट और डाइकॉट में कैसी होती हैं, सिमिलर होती हैं, एक जैसी होती हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं। Depict the stages of embryogeny in dicotyledonous embryo. The zygote give rise to proembryo, subsequently to the globular, heart-shaped and मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है ना। डाइकॉट एम्ब्रियो की अगर हम बात करें तो उसमें जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तो जाइगोट जब डिवीजन करना स्टार्ट करता है तो पहले वो प्रो एम्ब्रियो फॉर्म करता है, उसमें ग्लोबुलर शेप्ड आते हैं, हार्ट शेप्ड आता है, हॉर्स शू शेप्ड आता है, एंड आफ्टर दैट एक मैच्योर एम्ब्रियो बनता है जाके। ठीक है ना। तो आइए इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, किस तरह से जो एम्ब्रियो है वो फॉर्म होता है। ठीक है ना। मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, चलिए। डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो।
ठीक है ना। डाइकॉट एम्ब्रियो की बात करेंगे, फिर हम बाद में मोनोकॉट एम्ब्रियो की बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। अब जाइगोट जब फॉर्म हो रहा है, जाइगोट फॉर्म हो जाता है, और उस टाइम पे अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तब क्या करते हैं, जो जाइगोट होता है, तो जाइगोट के चारों ओर एक लेयर डेवलप हो जाती है, एक वॉल डेवलप हो जाती है, ठीक है ना। एक रजिस्टिंग वॉल डेवलप हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऊस्पोर बोलते हैं, ठीक है ना। और ये कब डेवलप होती है, ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है ना। क्या हो रहा है, डेवलप से रजिस्टिंग वॉल, जिसे हमने क्या बोला, ऊस्पोर्स बोला, ठीक है ना। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं, कैसी कंडीशन आती हैं, फेवरेबल कंडीशन आती हैं, जब फेवरेबल कंडीशन के दौरान ये जाइगोट डिवाइड हो जाता है माइटोटिकली और दो सेल बनाता है, ठीक है ना। दो सेल बनाता है, जो ऊपर वाली सेल है इसको हम नाम देते हैं वेसल सेल, और जो नीचे वाली सेल होते हैं इसको हम नाम देते हैं टर्मिनल सेल, ठीक है ना। क्या हो रहा है, जाइगोट डिवाइड हो जा रहा है और दो सेल फॉर्म कर रहा है, वेसल सेल, टर्मिनल सेल। वेसल सेल किधर है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगी, और टर्मिनल सेल चैलेजल एंड की तरफ होगी, ठीक है ना। तो यहां तक समझ में आ गया होपफुली। आगे देखते हैं, ठीक है ना। आगे क्या होता है, अब हम किसकी बात करेंगे, हम बेसिकली चलिए इसको यहां से हटा के यहाँ पे लेके आते हैं, इस तरफ बनाते हैं, यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है ना। एक सेल ये वेसल सेल एंड टर्मिनल सेल, वेसल सेल एंड टर्मिनल सेल। वेसल सेल डिवाइड करेगी, ठीक है, ट्रांसवर्सली, वेसल सेल डिवाइड ट्रांसवर्सली, ठीक है ना। और क्या करेगी, ये सस्पेंसर सेल फॉर्म करेगी, लगभग 7 to 8 इस टाइप की सस्पेंसर सेल बना देगी, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इस तरह की सस्पेंसर सेल बनेगी, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ठीक है ना। अब जो सस्पेंसर सेल का जो अपर सेल होगी उसे हम क्या बोलेंगे, हॉस्ट्रेरिया बोलेंगे। एक दो, ठीक है ना, कुछ इस तरह की बन जाएंगी, ठीक है ना। और जो नीचे वाली सेल होगी, सबसे नीचे वाली सेल, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोफाइसिस बोलेंगे। अपर सेल को क्या बोलेंगे, सस्पेंसर सेल की हॉस्ट्रेरिया बोलेंगे। और सबसे नीचे वाली सेल जो कि टर्मिनल सेल से अटैच होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोफाइसिस, ठीक है ना। समझ में आया। अब ये क्या है, ये सस्पेंसर सेल है बेटा, ये क्या है, सस्पेंसर सेल, इनको हम बोलते हैं। सस्पेंसर सेल का फंक्शन क्या होता है, सस्पेंसर सेल होती क्या है, इनका फंक्शन क्या होता है। देखिए सस्पेंसर सेल किससे बन रही है, वेसल सेल से बन रही है, और वेसल सेल कैसे डिवाइड हो रही है, ट्रांसवर्सली डिवाइड हो रही है, और लगभग
7 to 8 सस्पेंसर सेल बनाती है, जिसके अपर सेल को हम क्या बोलते हैं, हॉस्टेरिया बोलते हैं, और लोअर सेल को क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस बोलते हैं। ठीक है ना। सस्पेंसर सेल का काम है, ये जो एम्ब्रियो है उसको एक तरह से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगी, और दूसरा क्या करेगी, उसको पुश करेगी एंडोस्पर्म की तरफ, जिससे कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके। ठीक है ना, ये सस्पेंसर सेल का काम होता है। और यहाँ तक वेसल सेल जो है वो यहीं तक डिवाइड होंगी। ठीक है ना, सस्पेंसर सेल फॉर्म कर देंगी। अब हम बात करेंगे टर्मिनल सेल की। देखिए क्या होता है, वेसल सेल टर्मिनल सेल का जो डिवीजन होता है वो एक साथ होता है। ठीक है ना, यहाँ पे जो मैं पहले वेसल सेल का दिखाया, उसके बाद टर्मिनल सेल का, ऐसा नहीं होता है, बस आपको समझाने के लिए ऐसा मैंने दिखाया है। बेसिकली जो वेसल सेल और टर्मिनल सेल एक साथ डेवलप करती हैं, डिवाइड करती हैं। ठीक है ना, चीजें समझ में आ गई हैं। अब जो टर्मिनल सेल होती है वो डिवाइड किस तरह से होती है, वो डिवाइड होती है, टर्मिनल सेल डिवाइड वर्टिकली, ये वर्टिकली डिवाइड होती है। कैसी डिवाइड होती है, वर्टिकली डिवाइड होती है। और टर्मिनल सेल क्या करती है, डिवाइड होके टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो बनाती है। कैसा, टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो फॉर्म करता है। ठीक है ना, फिर टू सेल के बाद फोर सेल प्रो एम्ब्रियो बनता है। एक मिनट, इसको थोड़ा यहाँ पे ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना। हम्म, हम्म, ठीक है। हम्म, इस तरह से ये ऐड है। ठीक है ना, और ये डिवाइड होती हैं। ठीक है ना, दो से बन जाएंगी फोर सेल, तो इसको क्या बोलेंगे, फोर सेल प्रो एम्ब्रियो। ठीक है ना, कौन सी सेल हो रही है डिवाइड, टर्मिनल सेल। उसके बाद हम जाएंगे, इसको यहीं तक रखते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम नॉर्मली इसको थोड़ा सा, सस्पेंसर सेल को नहीं दिखा रहा हूं, अब हम टर्मिनल सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, फोर सेल्ड एम्ब्रियो के बाद आता है 8 सेल एम्ब्रियो का स्टेज। ठीक है ना, फोर सेल के बाद क्या आता है, 8 सेल एम्ब्रियो का स्टेज आता है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, 8 सेल एम्ब्रियो का स्टेज आता है, जो कि दो टीयर में क्लासिफाई होते हैं, और दोनों टीयर में फोर फोर सेल में ये डिवाइड होते हैं, फोर सेल एंड फोर सेल। ठीक है ना, ठीक है ना, फोर सेल एंड फोर सेल में ये डिवाइड होते हैं। और ठीक है ना, जो वन टीयर होगा फोर सेल का, क्या बनाएगा, रेडिकल बनाएगा। रेडिकल क्या बनाता है जाके आगे, रूट सिस्टम बनाता है। क्या बनाता है बेटा, रूट सिस्टम बनाता है। वहीं पे जो नेक्स्ट ईयर होगा फोर सेल का, वो क्या बनाएगा, प्लीम्यूल बनाएगा। ठीक है ना, जो आगे क्या बनाएगा जाके, सूट सिस्टम बनाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो यहां तक ये हो गया 8 सेल स्टेज। 8 सेल स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, ये सस्पेंसर सेल है, दिस इज हाइपोफाइसिस। ठीक है ना, नेक्स्ट के बाद आती है ग्लोबुलर शेप, कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इस तरह से सेल्स अरेंज होती हैं इसके अंदर। ठीक है ना, ठीक है ना, और क्या होता है, इसकी अपर लेयर पे क्या होती है, डर्मेटोजेन होती है। क्या होती है, डर्मेटोजेन फॉर्म होती है अपर लेयर पे। और डर्मेटोजेन क्या करती है, गिव्स राइज टू एपिडर्मिस, जो कि एपिडर्मिस को बनाती है।
ठीक है ना, डर्मेटोजेन का काम समझ गए, वो एपिडर्मिस को बनाती है। और ये जो शेप है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। इसको हम ग्लोबुलर एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है, ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेज जो आती है उसको हम बोलते हैं हार्ट शेप एम्ब्रियो। ठीक है, कौन सी, हार्ट शेप एम्ब्रियो होती है, इस तरह से बनी हुई होती है। ठीक है ना, ठीक है ना, हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसको हम बोलते हैं, यहां पे बना दे रहा हूं इस तरह से, हॉर्सशू शेप्ड एम्ब्रियो। इसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो के नाम से हम जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा हॉर्स के शू के तरह दिखता है। ठीक है ना, इस तरह से ये बनता है। अब देखिए हॉट शू शेप्ड एम्ब्रियो में क्या होता है, कॉटलिडॉन थोड़ी सी विजिबल होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है ना, विजिबल होने लगती हैं। अब इसके बाद जो हॉट शू शेप्ड एम्ब्रियो, जिसे हम टॉर्पिडो शेप भी बोलते हैं, उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है। ठीक है ना, अभी एक मिनट। हम्म, हम्म। उसके बाद जो आता है, देखिए, यहाँ पे हमने देख लिया, दिस इज द हॉर्सशू शेप्ड एम्ब्रियो। हॉर्सशू शेप्ड एम्ब्रियो के बाद मैच्योर एम्ब्रियो फॉर्म होता है, और मैच्योर एम्ब्रियो जो बनता है वो कुछ इस तरह से होता है, देखिए। ठीक है ना, ठीक है, कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है ना, ये क्या है, दो कॉटलिडॉन है। ठीक है ना, ये क्या हिस्सा है, प्ल्यूम्यूल। ठीक है ना, यहां पे क्या फॉर्म होगी, यहां पे रेडिकल फॉर्म होगा। ठीक है ना, ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, दिस इज द रूट कैप। ठीक है, प्ल्यूम्यूल, रूट कैप। ठीक है, हॉस्टेरिया, हाइपोफाइसिस। ठीक है ना, ये वाला हिस्सा माइक्रोपाइल की तरफ, एंड हेयर चैलेजल पोल। ठीक है ना, तो ये क्या है, डाइकॉट एम्ब्रियो का ये डेवलपमेंट है। ठीक है ना, किसका, डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है। अब इसमें देखिए कॉटलिडॉन का काम क्या है, कॉटलिडॉन बेसिकली क्या काम करती है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। प्ल्यूम्यूल क्या काम करता है, सूट सिस्टम को फॉर्म करता है। ठीक है ना, रेडिकल रूट सिस्टम को फॉर्म करता है। ठीक है ना, एंड रूट कैप जो रेडिकल को क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है ना, और ये सस्पेंसर सेल हैं, इसको,
इसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंसर सेल्स बोलते हैं। तो सस्पेंसर सेल का काम क्या है, बेसिकली ये जो एम्ब्रियो है, डेवलपिंग भ्रूण है, उसको एक स्थिरता देती हैं, और दूसरा ये एम्ब्रियो को पुश करते हैं एंडोस्पर्म की तरफ, जिससे कि उनको न्यूट्रिशन मिलता रहे, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता रहे। ठीक है ना। तो ये पूरा एक डाइकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट था, जो कि आपने समझा। फिर से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। जाइगोट होता है, अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो उसके आउटर साइड में एक रेजिस्टिंग वॉल क्रिएट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऊस्पोर बोल देते हैं। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड होता है, वेसल सेल और टर्मिनल सेल बनाता है। वेसल सेल क्या फॉर्म करती हैं, ट्रांसवर्सली डिवाइड होके सस्पेंसर सेल बनाती हैं, और टर्मिनल सेल आगे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है ना। पहले बनता है 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज, और जो 8 सेल्ड स्टेज होता है, दिस वन इज द 8 सेल्ड स्टेज। ठीक है ना। और ये 8 सेल स्टेज 2 टीयर में डिवाइड होता है, जिसमें दोनों टीयर में 4 सेल होती हैं। ठीक है ना। तो एक टीयर रेडिकल फॉर्म करेगा, रेडिकल आगे जाके रूट सिस्टम फॉर्म कर देगा, और दूसरा टीयर में जो 4 सेल्स होंगे वो प्ल्यूम्यूल बनाएगा और वो सूट सिस्टम बनाएगा। 8 सेल स्टेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसे हम बोलते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ग्लोबुलर एम्ब्रियो की जो आउटर सरफेस पे एक लेयर फॉर्म होती है, जिसे हम बोलते हैं डर्मेटोजेन, और डर्मेटोजेन क्या फॉर्म करती है, एपिडर्मिस को फॉर्म करती है। ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है, दैट इज हार्ट शेप्ड स्टेज। हार्ट शेप के बाद आती है हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो, टॉर्पिडो स्टेज, जिसमें कॉटलिडॉन विजिबल हो जाती हैं। फिर इसके बाद एक मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है। ठीक है ना। तो ये जो था, हमने डाइकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखा। ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं। बेसिकली थ्योरेटिकली बात कर लेते हैं, जो थ्योरी में होती है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। इट टिपिकली डाइकोट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रॉइनल एक्सिस एंड 2 कॉटलिडॉन। ठीक है ना। एक डाइकोट एम्ब्रियो में कौन कौन सी चीजें होती है, मेन एम्ब्रॉइनल एक्सिस होती है और 2 कॉटलिडॉन प्रेजेंट होती है। ठीक है ना। अब ये एम्ब्रॉइनल एक्सिस क्या है, इसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। एम्ब्रॉइनल एक्सिस, एम्ब्रॉइनल एक्सिस क्या है, इट इज अ सेंट्रल elongated structure unit of unit of the embryo located between the 2 cotyledon। ठीक है ना। क्या है, एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो का, जो कि कॉटलिडॉन के बीच में प्रेजेंट है, उसको हमने क्या बोला, एम्ब्रॉइनल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है ना। तो एक डाइकोट एम्ब्रियो में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रॉइनल एक्सिस और 2 कॉटलिडॉन प्रेजेंट होती हैं। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रॉइनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटलिडॉन इज द एपिकोटाइल। ठीक है ना। मतलब एम्ब्रॉइनल एक्सिस का वो पोर्शन जो कॉटलिडॉन के ऊपर की तरफ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल बोलते हैं, विच टर्मिनेट विद द प्ल्यूम्यूल और स्टेम टिप। ठीक है ना। जो बाद में जाके प्ल्यूम्यूल पे एंड हो जाता है। ठीक है ना। तो मतलब कॉटलिडॉन के ऊपर का स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, एपिकोटाइल बोल रहे हैं, जो टर्मिनेट हो रहा है प्ल्यूम्यूल पे जाके। अब ये एपिकोटाइल क्या है, एपिकोटाइल का फंक्शन क्या है, इसको समझ लेते हैं।
एपिकोटाइल, ठीक है ना। एपिकोटाइल की अगर मैं बात करूं, एपिकोटाइल इंश्योर अपवर्ड ग्रोथ of the shoot, allowing the plant to reach sunlight for photosynthesis। ठीक है ना। मतलब क्या कर रहे हैं, एपिकोटाइल जो सूट को है उसकी अपवर्ड ग्रोथ को प्रमोट करता है, जिससे कि वो जो सॉइल है उसको ब्रेक करे और सनलाइट के प्रेजेंस में जाए, जहां पे वो फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट कर सके। ठीक है ना। तो एपिकोटाइल का फंक्शन आपके को समझ में आ गया। इसमें आगे और देखिए, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं जिससे कि पता चलता रहे। यहाँ पे सही है। इट एक्सटेंड्स द embryonic suit helping it break through the soil surface, जो कि अभी मैंने बात की आपसे। ठीक है ना। ये एम्ब्रॉयनल सूट को क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, जो कि ब्रेक करेगा सॉइल सरफेस को, और जो लीफ होंगी, जो स्टार्टिंग की लीफ होंगी, जो जो प्राइमरी लीफ होंगी, वो क्या करेंगी, फोटोसिंथेसिस करेंगे, और फिर जो डेवलपिंग प्लांट है उसको क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये एपिकोटाइल का काम होता है। और एपिकोटाइल क्या है, कॉटलीडॉन के आगे का ऊपर का स्ट्रक्चर जो प्ल्यूम्यूल पे जाके एंड हो जाता है, उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल बोलते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, हाँ, द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटलीडॉन। ठीक है ना। जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉटलीडॉन के नीचे का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, हाइपोकोटाइल कहलाता है, दैट टर्मिनेट एट इट्स लोअर एंड इन द रेडिकल और रूट टिप। ठीक है ना। जो कि रेडिकल पे जाके खत्म हो जाता है या फिर रूट टिप पे खत्म हो जाता है, उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल बोलते हैं। ठीक है ना। अब इस हाइपोकोटाइल के फंक्शन को एक बार समझ लेते हैं कि हाइपोकोटाइल बेसिकली क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। चलिए, हाइपोकोटाइल, ठीक है ना। इट इज ए क्रूशियल पार्ट of a seedling that connects that cotyledons to the root system। ठीक है ना। मतलब क्या है, ये क्या करेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि क्या करता है, रूट सिस्टम को प्रमोट करता है और उस रूट सिस्टम को पुश करता है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और साथ में इट इज क्रूशियल फॉर सीड जर्मिनेशन। ठीक है ना। सीड जर्मिनेशन में ये क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है ना। तो एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल दोनों का मतलब समझ रहा है। कॉटलीडॉन के ऊपर का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, एपिकोटाइल, और कॉटलीडॉन के नीचे का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, हाइपोकोटाइल। जो अबव का स्ट्रक्चर है वो क्या कर रहा है, सूट सिस्टम के लिए प्रमोट कर रहा है, और जो हाइपोकोटाइल है वो रूट सिस्टम को प्रमोट कर रहा है। क्लियर है ना यहां तक चीजें। चलिए, द रूट टिप इज कवर्ड विद द रूट कैप।
और जो रूट टिप है वो किससे कवर्ड होती है, रूट कैप से कवर्ड होती है। और रूट कैप का काम क्या होता है, वो रूट टिप को प्रोटेक्शन का काम करती है। इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइड आल्सो द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जिससे कि जब रूट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करेगी बेटा, तो उस टाइम पे जो रूट टिप है वो डैमेज ना हो, इसीलिए उसके ऊपर क्या होती है, रूट कैप होती है। ठीक है ना। अब एक स्ट्रक्चर को देख लीजिए, एक डाइकोटिलेडॉन के एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को। ठीक है ना। क्या है, देखिए ये दो क्या है, कॉटिलिडॉन है। ठीक है ना। दीज आर द टू कॉटिलिडॉन्स। ठीक है ना। एंड दिस कॉटिलिडॉन के नीचे का जो स्ट्रक्चर है दैट इज हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, मैंने आपको क्या बताया, रेडिकल पे जाके टर्मिनेट हो रहा है। और रेडिकल के ऊपर क्या है, रूट कैप है। और रूट कैप क्या प्रोवाइड कर रहा है, रूट टिप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। और उससे एबव का स्ट्रक्चर जो है दैट इज एपिकोटाइल, जो प्लूम्यूल पे जाके एंड हो जाता है। तो बेसिकली आज हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो को पढ़ा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है ना। और जो स्टार्टिंग के स्टेज होते हैं डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो के, वो सिमिलर होते हैं। ठीक है ना। डाइकॉट में क्या जाइगोट है, जाइगोट क्या किया, माइटोटिकली डिवाइड हुआ, दो सेल बनाई, वेसल एंड टर्मिनल। वेसल सेल ट्रांसवर्सली हुई डिवाइड, टर्मिनल सेल कैसे डिवाइड हो रही है, वर्टिकली डिवाइड हो रही है। इसने क्या बनाई, सस्पेंसर सेल्स बनाई कुछ इस टाइप की, आपको याद होगा। और जो टर्मिनल सेल है उसने एम्ब्रियो फॉर्म किया, पहले 2 सेल्ड, आफ्टर दैट 4 सेल्ड, फिर 8 सेल्ड, फिर ग्लोबुलर, उसके बाद हार्ट शेप। ठीक है ना। फिर उसके बाद हॉर्सशू शेप्ड आया, जिसमें क्या हुआ, आपका कॉटिलिडॉन विजिबल हुई। और आफ्टर दैट हमें क्या मिल गया, मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो हमें मिल गया। तो इस तरह से हमने डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो को समझा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक में हम मोनोकॉट एम्ब्रियो को पढ़ेंगे। ठीक है। मुझे पता है कि अभी हमने एंडोस्पर्म पार्ट को नहीं डिस्कस किया है, अब हम मोनोकॉट एम्ब्रियो को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम एंडोस्पर्म पार्ट को डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए बहुत सी क्यूरी आ रही थी कि सर एम्ब्रियोजेनेसिस इसकी समझ में नहीं आई है, तो मैंने पहले इसको डिस्कस कर लिया। जो एंडोस्पर्म पार्ट है वो इजी है। 3 टाइप के जो एंडोस्पर्म है हमारे सिलेबस में बताए गए हैं। ठीक है ना। फ्री न्यूक्लियर, सेलुलर एंड हेलोबियल। हेलोबियल क्या है, वो इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म है, जो फ्री न्यूक्लियर और सेलुलर का मिक्स होता है। ठीक है ना। तो हम उसकी बात हम मोनोकोट एम्ब्रियो के बात करेंगे। ठीक है ना। ओके देन, थैंक यू क्लास, मिलते हैं।